नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 8 जुलाई 2024 है और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट देख लीजिए। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इज टू ऑब्जर्व योर सेल्फ विदाउट जजमेंट। क्या मतलब है इस कोट का? इसके कोट का देखो मैं आपको ना बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ। देखो मान लीजिए आप प्री में फेल हो गए या फिर किसी मॉक में आपके ना बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? एक सिनेरियो ये है, आप अपने आप को दोष देना स्टार्ट करोगे, अरे यार मुझे तो पता ही है मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, हमेशा से मैं फेलियर हूँ, या फिर मेरे से होगा ही नहीं, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। बायस्ड होके आप ये सब सोचना स्टार्ट कर दोगे फेलियर के बाद। या फिर दूसरा सिनेरियो ये है, आप ऑब्जर्व करोगे आप फेल क्यों हुए। ऑब्जर्व करने के बाद में आप एनालिसिस करोगे, मतलब आप अपने प्रति ना बायस्ड नहीं हो कि आप अच्छे हो या बुरे हो, सिर्फ आप अपने अटेम्प्ट को ऑब्जर्व कर रहे हो और उसके बाद फिर आप एक्शन ले रहे हो। ये देखो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस ये है कि आपका ना अपने बारे में कोई व्यू नहीं है कि मैं अच्छा हूं बुरा हूं, मैं तो बहुत ज्यादा धुरंधर हूं या मैं बहुत ज्यादा वीक हूं, इंफीरियर हूं। कुछ भी व्यू नहीं है आपका अपने बारे में। आप अपने हर एक एक्शन को ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व करने के बाद में उससे सीखते हो और फिर एक्शन लेते हो। यह देखो बेस्ट तरीका है। अगर आप ऐसा करते हो ना तो आप इंटेलिजेंट हो। लेकिन बायस्ड होकर आप फैसले लेते हो, यार मैं तो धुरंधर हूं, मेरे से ये कैसे हो सकता है, तो फिर देखो आप और ज्यादा टेंशन बढ़ा रहे हो और ज्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। अपने प्रति कभी भी ना बायस्ड नहीं होना चाहिए। अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करो, फिर उसके बेस पे फैसला लो। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, नहीं 4 इश्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो बीच में यह आर्टिकल है, बहुत बड़ा अच्छा आर्टिकल है, द पॉलिटिक्स ऑफ स्पेशल पैकेजेस, फिस्कल फेडरलिज्म। बेसिक से डिस्कस करेंगे, इसलिए टाइम भी लगा, मतलब वीडियो बनाने में देखो बहुत टाइम लग जाता है। मतलब सुबह मैं अगर 6:30 बनाने स्टार्ट किया तो अपलोड होते थे, अब आपको मिलेगी देखो बहुत टाइम लग जाता है। फिर दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज, कौन सा? इंडिया रशिया रिलेशंस। तीसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे हमारे देश में जो अलग अलग धर्मों के बाबाओं के प्रति क्रेज बढ़ा है, मतलब अभी नहीं बढ़ा है, अभी तो बल्कि कम हो रहा है, लेकिन काफी समय से ही बढ़ा हुआ है बाबाओं के प्रति क्रेज। क्या रीजंस हैं, क्यों लोग बाबाओं के पीछे जाते हैं। फिर लास्ट में ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से संबंधित आर्टिकल है, ये भी डिस्कस करेंगे। 4 आर्टिकल्स, चारों के चारों डेप्थ से। और एक पीडीएफ की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कहां से पीडीएफ मिलती है, कुछ लोगों को पता नहीं होता। देखो पहले पीडीएफ मिलती थी ओनली आईएएस नथिंग एल्स चैनल पे, ओनली आईएएस नथिंग एल्स चैनल पे, लेकिन ना वहाँ पे कई बार पीडीएफ मिलने में थोड़ी डिले हो जाता था। लेकिन अब से ना पीडीएफ मिलेगी इस सुमित रेवरी वाले चैनल पे, टेलीग्राम चैनल है, सुमित रेवरी नाम से आप सर्च कीजिएगा, इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी रेगुलर बेसिस पे, आप डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी वाली पीडीएफ की समरी भी अपलोड होती है, वो वेबसाइट पे भी मिल जाती है, रेगुलर बेसिस पे वेबसाइट पे अपलोड होती है, मंथली मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देता हूं, तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। सुमित रेवरी का टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, स्पेशल पैकेजेस के साथ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस इशू से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट इशू है, आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो बिल्कुल बेसिक्स के साथ हम ये आर्टिकल डिस्कस करते हैं। जल्दी से सबसे पहले आप मुझे बताइए फेडरलिज्म का मतलब क्या है। फेडरलिज्म वर्ड हम बार बार सुनते हैं, आंसर्स में अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो सिंपल भाषा में क्या लिखोगे? देखो फेडरलिज्म ना एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ना पावर जो है वो अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होती है। 2 या 2 से अधिक लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवाइड होना। जैसे एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट, कई बार तीसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी होती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यानी लोकल गवर्नमेंट। इनके बीच में पावर का डिवाइड होना, और वो भी संविधान के थ्रू। हमारे संविधान ने ना सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर्स को डिवाइड किया है। 7वें शेड्यूल में साफ साफ बताया गया है, जैसे कि कौन सा सब्जेक्ट सेंट्रल लिस्ट में आता है, कौन से स्टेट लिस्ट में, और कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट में। संविधान ने सब कुछ डिवाइड करके दिया है। और जो 73rd और 74th अमेंडमेंट आया, उन अमेंडमेंट्स ने कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट्स को भी दे दी। बट देखो अक्सर इस बात पे ना डिबेट भी होती है
क्या वास्तव में हमारा देश जो है वो एक फेडरल कंट्री है या नहीं है? क्योंकि देखो संविधान में ना इतने सारे फीचर्स ऐसे हैं जो यूनिटरी फीचर्स हैं, फेडरलिज्म के अगेंस्ट हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी में तो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है ना। तो देखो अलग अलग जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं ना, उन्होंने हमारे संविधान को ना अलग अलग टर्म से पुकारा है। जैसे एग्जांपल देता हूं, ये आप आंसर्स में यूज कीजिएगा, इस आर्टिकल में आगे आएंगे। देखो आर्टिकल में जो राइटर होते हैं ना वो अपना फ्लो बनाते हैं, अपना फ्लो बनाते हैं, वो बेसिक्स ऐड नहीं करते, वो बैकग्राउंड ऐड नहीं करते, उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है। लेकिन मैं जब आपको आर्टिकल समझाता हूं ना, मैं अपना फ्लो बनाता हूं यूपीएससी के हिसाब से। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं, फिर मैं बैकग्राउंड हो तो बैकग्राउंड बताता हूं, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स। लेकिन कई बार ना स्लाइड्स उस हिसाब से अरेंज नहीं होती। लेकिन मैं अपना फ्लो आपको बताऊं और फिर आर्टिकल में एक एक पॉइंट ढूंढना स्टार्ट करूं ना तो बहुत टाइम लग जाएगा और हबड़ दबड़ मच जाएगी मतलब। इसलिए स्लाइड्स तो आपको मिल जाती हैं, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन सुनिए जो ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट सारे आपको इन्हीं स्लाइड्स में मिलेंगे, समरी भी आपको मिलती है हिंदी इंग्लिश दोनों में। चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो अलग अलग जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं ना, उन्होंने भारत के फेडरलिज्म के मॉडल को ना अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे देखो के.सी. वियर हैं, के.सी. वियर, ये कहते हैं भारत का जो फेडरलिज्म का मॉडल है ना वो क्वासी फेडरलिज्म का मॉडल है। क्वासी फेडरलिज्म इसलिए क्योंकि इनके अनुसार कुछ कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं, जैसे इमरजेंसी के दौरान पावर सेंट्रलाइज हो जाती है सेंटर के पास में, इसलिए ऑलमोस्ट फेडरल कंट्री है इंडिया, पूरी तरह से नहीं है। इसलिए उन्होंने नाम दिया, के.सी. वियर ने, क्वासी फेडरलिज्म। इसके अलावा देखो एक और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स रहे हैं, मॉरिस जोन्स, नाम इंपॉर्टेंट है, आंसर्स में आप यूज करोगे, इस आर्टिकल में दिया हुआ है। मॉरिस जोन्स ये कहते हैं भारत का जो फेडरलिज्म का मॉडल है ना वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म इसलिए क्योंकि सेंटर और स्टेट के बीच में ना हमेशा नेगोशिएशन चलती रहती है। नेगोशिएशन जैसे अभी आंध्र प्रदेश बिहार स्पेशल पैकेज की मांग कर रहे हैं, नेगोशिएशन है काइंड ऑफ। तो हमेशा सेंटर और स्टेट्स के बीच में ज़्यादा पैसों के लिए और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए नेगोशिएशन चलती रहती हैं। इसलिए इंडिया का जो फेडरलिज्म का मॉडल है वो है बार्गेनिंग फेडरलिज्म। फिर एक और पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे, ग्रैनविल ऑस्टिन। इनका कहना था भारत का जो फेडरलिज्म का मॉडल है ना वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं नेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, समझ के। लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना 1977 में स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये बोला, इंडिया का जो फेडरलिज्म का मॉडल है ना वो एम्फीबियस है। एम्फीबियस वो एनिमल्स होते हैं ना जो जमीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि हमारा जो फेडरलिज्म का मॉडल है ना वो एम्फीबियस है, इमरजेंसी में यूनिटरी फीचर्स और नॉर्मल टाइम्स में फेडरल फीचर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप यूज कर सकते हो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, चलो फेडरलिज्म का मतलब आपको समझ में आ गया। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फिस्कल फेडरलिज्म, देखो फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब होता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में या फिर अलग अलग लेवल्स ऑफ जो गवर्नमेंट हैं उनके बीच में फाइनेंशियल पावर्स का डिवीजन, फाइनेंशियल पावर्स का बंटवारा। जैसे फाइनेंशियल पावर्स में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, इसके अलावा जो टैक्स कलेक्ट हो गया है, जो रेवेन्यू प्राप्त हो गया है, उसकी शेयरिंग किस प्रकार से होगी, एक्सपेंडिचर कौन किस सब्जेक्ट में करेगा, मतलब कौन किस क्षेत्र में खर्चा करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना पैसों से रिलेटेड, फाइनेंशियल पावर्स, इनका बंटवारा, ये सब चीज़ें आती हैं फिस्कल फेडरलिज्म में। अभी इंडिया में देखो संविधान ने ये प्रोविजन किए हैं, जो मेजर बड़े बड़े टैक्सेस हैं ना उनको तो सेंट्रल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, जैसे इनकम टैक्स है और कस्टम ड्यूटी है, कॉर्पोरेट टैक्स है, ये सब कौन इकट्ठा करता है? सेंटर इकट्ठा करता है। फिर जीएसटी दोनों इकट्ठा करते हैं, सेंटर और स्टेट मिलके। स्टेट्स अपनी तरफ से भी कुछ टैक्सेस इकट्ठा करता है, जैसे स्टाम्प ड्यूटी है,
स्टैंप ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, शराब पे एक्साइज ड्यूटी है, अल्कोहल पे जो एक्साइज ड्यूटी है वो भी स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठा करती है। अब देखो एक चीज़, मेजर टैक्सेस आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इकट्ठा किए जाते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सारे का सारा पैसा खुद से यूज़ नहीं करती। सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पैसा स्टेट्स के साथ में शेयर करना होता है। समझ गए? मतलब जो पैसा इकट्ठा करती है ना टैक्सेस के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पैसा शेयर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के थ्रू। अब देखो, सेंटर के पास ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया तो वो स्टेट्स को देती है, लेकिन कैसे कैसे देती है, कौन कौन से आर्टिकल्स के थ्रू देती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आप थोड़ा अपना कान और ज्यादा इंटेंस कर लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। देखो 3 आर्टिकल्स हैं संविधान में जिनके थ्रू सेंटर से पैसा जाता है स्टेट्स के लिए। सबसे पहले है, सबसे मेन है आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है। आर्टिकल 280 मतलब हर 5 साल में आपको पता है फाइनेंस कमीशन का गठन होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और फाइनेंस कमीशन एक फॉर्मूला बनाता है। उस फॉर्मूले के आधार पे जहां एक तरफ ये डिसाइड होता है कि सेंटर ने टोटल जो टैक्स पूल में पैसा इकट्ठा किया है उसमें कितना सेंटर खुद रखेगा और कितना स्टेट्स को जाएगा। जैसे 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे 42% सेंटर ने रखा, 58% चला गया स्टेट्स के पास में। लेकिन बाद में भी इतने सारे स्टेट्स हैं ना हमारे देश में, 28 स्टेट्स है फॉर एग्जांपल, तो 28 स्टेट्स में किस राज्य को कितना मिलेगा, यूपी को कितना मिलेगा, बिहार को कितना पैसा मिलेगा, समझ गए? 100 रुपए थे मान लीजिए पहले सेंट्रल टैक्स पूल में, 100 में से 42 रख लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 58 चले गए स्टेट्स के पास में। लेकिन ये 58 रुपए का बंटवारा है अलग अलग राज्यों के बीच में, वो बंटवारा कैसे होगा उसके लिए फाइनेंस कमीशन जो है एक फॉर्मूला तैयार करती है। फॉर्मूले में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे देखो जनसंख्या कितनी है किसी राज्य की, और फॉरेस्ट एरिया कितना है 2011 के सेंसस के हिसाब से, और 1971 के सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन कितनी है, ये सब चीज़ों के आधार पे फिर अलग अलग राज्यों के बीच में इन 58 रुपयों का बंटवारा होगा। तो फाइनेंस कमीशन सबसे पहला प्रोविजन है जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा जाता है स्टेट्स की तरफ। लेकिन सिर्फ पहला प्रोविजन है ये आर्टिकल 280, इसके अलावा भी 2 आर्टिकल्स और हैं। इसके अलावा देखो एक है आर्टिकल 275, आर्टिकल 275। आर्टिकल 275 कहता है विभिन्न राज्यों को ना ग्रांट इन एड दी जा सकती है। जैसे देखो किसी राज्य में ना कोई ट्राइबल एरिया है, उसको डेवलप करना है, उसके लिए ग्रांट दी जा सकती है। कोई शेड्यूल एरिया है, वहां पे डेवलपमेंट लानी है, तो इसके लिए किसी राज्य को ग्रांट इन एड दी जा सकती है। लेकिन देखो ये ग्रांट इन एड जो दी जाती है ना किसी राज्य को, ये दी जाती है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पे, और अमाउंट तय किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, समझ गए? लेकिन देखो इसके अलावा आर्टिकल 280 हमने डिस्कस कर लिया, फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला बनाता है, इसके बेस पे विभिन्न राज्यों के बीच में रेवेन्यू डिवाइड हो जाता है। फिर आर्टिकल 275 हमने डिस्कस कर लिया, ये स्पेशल ग्रांट इन एड है जिसकी रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन अलग से करता है। फॉर्मूला बेस्ड जो रेवेन्यू का बंटवारा है वो अलग चीज है, और आर्टिकल 275 के आधार पे फाइनेंस कमीशन स्पेशली रेकमेंड कर सकता है कि भाई इस राज्य को थोड़ा सा ज्यादा दे दो, इस राज्य में ये जो एरिया है ना ट्राइबल वाला, यहां पे डेवलपमेंट लाने की जरूरत है, इसलिए हम स्पेशल रिकमेंडेशन दे रहे हैं, इस राज्य को थोड़ा ज्यादा दे दो अलग से। लेकिन इसके अलावा ना एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 282। ये आर्टिकल जो है ना ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट का प्रोविजन करता है। इससे पहले जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया ना आर्टिकल 275, वो देखो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पे ग्रांट दी जाती है, वो स्टैट्यूटरी ग्रांट होती है। लेकिन ये जो आर्टिकल प्रोविजन करता है ना आर्टिकल 282, ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट का प्रोविजन करता है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है, वो जिस राज्य को उचित समझे उसको ग्रांट दे सकता है, उसको स्पेशल पैकेज दे सकता है। ये कौन सी ग्रांट है? डिस्क्रिशनरी ग्रांट। मर्जी किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। आर्टिकल 275 में
सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी नहीं चलती, वो स्टैट्यूटरी ग्रांट होता है, वो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर दिया जाता है। और आर्टिकल 282 सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया, वो तो देखो रेवेन्यू का बंटवारा करता है फॉर्मूले के आधार पे अलग अलग राज्यों के बीच में। तो 3 आर्टिकल्स हमने समझ लिए। आर्टिकल 275 सेंटर ग्रांट दे सकता है स्टेट्स को, लेकिन फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के आधार पे ये स्टैट्यूटरी ग्रांट है। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन बंटवारा करता है राज्यों के बीच में पैसों का, और इसके अलावा सेंटर और स्टेट्स के बीच में भी बंटवारा करता है, ये फॉर्मूले के आधार पे होता है। और सबसे लास्ट में आर्टिकल जो है आर्टिकल 282, ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट। बार बार मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं। देखो अभी तक ना परसेप्शन ये थी कि ना जब ना सेंटर में सिंगल पार्टी की सरकार होती है ना, सिंगल पार्टी की सरकार होती है तो फेडरलिज्म कमजोर हो जाता है। जैसे 2014 से लेके 2024 के बीच में था हमारे देश में 10 साल तक सिंगल पार्टी की सरकार रही, फेडरलिज्म कमजोर, पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथों में सेंट्रलाइज कर ली, ऐसा आरोप लगाती हैं अपोजिशन की पार्टीज। लेकिन जब जब कोalition की सरकार आती है ना, तो फिर फेडरलिज्म मजबूत होता है, क्योंकि अकेले किसी पार्टी की सत्ता नहीं होती तो उसको दूसरे दलों का सहारा लेना पड़ता है, दूसरे दल नेगोशिएट करते हैं, एक पार्टी अपनी नहीं चला पाती, तो ऐसी सिचुएशन में फेडरलिज्म मजबूत होता है। ऐसा अभी तक का व्यू है, अभी तक का परसेप्शन है, ऐसा ही होता है। हमने भी आर्टिकल डिस्कस किए कि अब सिंगल पार्टी की सरकार नहीं है तो फेडरलिज्म मजबूत होगा। लेकिन आज के इस आर्टिकल में राइटर ना थोड़ा अपना अलग व्यू रखते हैं। राइटर कहते हैं अब देखो बीजेपी की अकेली सरकार नहीं है, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की, बिहार से जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी, अब ये दोनों पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार चलाने के लिए। अब दोनों पार्टीज जो है ना वो अपने अपने राज्य के लिए स्पेशल पैकेज की मांग कर रही हैं। जैसे देखो तेलुगु देशम पार्टी कह रही है कि आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल पैकेज दो, जनता दल यूनाइटेड कह रही है कि बिहार के लिए स्पेशल पैकेज दो, और सेंट्रल गवर्नमेंट को देना भी पड़ेगा। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ना इन राज्यों को पैकेज देगी कौन से आर्टिकल के थ्रू, जल्दी बताइए, मैंने बार बार आपको बताया आर्टिकल 282 के थ्रू, क्योंकि फाइनेंस कमीशन ने तो अपनी रिकमेंडेशन दे दी 15th फाइनेंस कमीशन ने, 16th फाइनेंस कमीशन अभी गठित हुआ है, तो इनको स्पेशल पैकेज दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल 282 के थ्रू, यानी डिस्क्रिशनरी ग्रांट के थ्रू। अब देखो आप बताइए क्या ये गलत नहीं है? मतलब ये तो किस्मत की बात हो गई ना कि जेडीयू का सरकार में रोल है, तेलुगु देशम पार्टी का सरकार में रोल है, इसलिए इन राज्यों को फायदा हो गया, इन राज्यों ने स्पेशल पैकेज ले लिया नेगोशिएट करके सेंट्रल गवर्नमेंट से आर्टिकल 282 के थ्रू, यानी डिस्क्रिशनरी ग्रांट है। और बाकी राज्य हो सकता है किसी और राज्य को ज्यादा जरूरत हो, उसको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है पॉलिटिक्स में अभी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको चलाने में उस पार्टी का कोई रोल नहीं है, इसलिए उस राज्य को पैकेज नहीं मिला। तो ये गलत है ना यार। मतलब देखो फिस्कल फेडरलिज्म तो तब अच्छे से चलता है ना जब सब कुछ प्रेडिक्टेबल हो, सब कुछ फॉर्मूले के आधार पे हो, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से हो, तब अच्छे से चलेगा। लेकिन अगर ये पॉलिटिक्स के हिसाब से चलेगा कि हाँ जिस पार्टी का रोल बढ़ गया है उसको पैसा ज्यादा दे दो और जिसका कम है उसको कम दे दो, तो ये फिस्कल फेडरलिज्म के लिए अच्छी चीज नहीं है ना। इसलिए ये पैराडॉक्स है। राइटर बोल रहे हैं, जो लोग ये बोल रहे थे ना कोलिशन गवर्नमेंट आने से फेडरलिज्म मजबूत होता है, वो कहते हैं नहीं होता है कोलिशन गवर्नमेंट से, बल्कि अब ये होने लग गया है कि आंध्र प्रदेश बिहार को फायदा हो गया फिस्कल फेडरलिज्म में, वो ज्यादा पैसे ले जाएंगे डिस्क्रिशनरी ग्रांट के थ्रू, और बाकी राज्य हो सकता है जिसको ज्यादा जरूरत है उसको कम मिलेगा। तो संविधान में प्रोविजन ये होना चाहिए कि डिस्क्रिशनरी ग्रांट कम से कम हो, स्टेट्स को पता होना चाहिए हमें कितना पैसा मिलेगा, सभी स्टेट्स को, समझ गए? डिस्क्रिशनरी ग्रांट कम से कम होनी चाहिए आर्टिकल 282 के तहत। लेकिन हो क्या रहा है पिछले कुछ सालों में, जो 275 वाली ग्रांट है ना जो फाइनेंस कमीशन के आधार पर राज्यों को दी जाती है, उसका रोल कम हो गया, लेकिन डिस्क्रिशनरी ग्रांट 4 गुना बढ़ गई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से देती है। तो मर्जी से चीजें चलें तो अच्छी चीज नहीं है, संविधान के हिसाब से चलें तो ज्यादा अच्छी चीज है। तो ये पूरा आर्टिकल था, अब समझ गए आप? तो हमने थोड़ा ज़्यादा डेप्थ से डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया रशिया रिलेशंस से संबंधित है। अभी ना आज से प्रधानमंत्री मोदी की ना 2 दिनों की रशिया की यात्रा स्टार्ट हो रही है 8 जुलाई से। तो होता ये है विजिट स्टार्ट होने से पहले भी आर्टिकल आता है, और विजिट के दौरान क्या हुआ उन आउटकम्स को एनालाइज करने के लिए अलग से आर्टिकल बाद में आता है। तो ये विजिट
स्टार्ट होने से पहले वाला आर्टिकल है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। प्रधानमंत्री मोदी की रशिया विजिट की सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, रशिया और इंडिया के बीच में ना हर साल एनुअल समिट होता है जिसमें दोनों देशों के प्रीमियर्स, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री और वहां से राष्ट्रपति, दोनों आपस में मुलाकात करते हैं। तो ना ये 22वां इंडिया रशिया समिट होगा जो इस बार रशिया में ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी गए हैं पुतिन से मिलने के लिए। लेकिन देखो, जब कोविड-19 की महामारी आ गई थी ना, तो पिछले 2-3 सालों के लिए ना ये सस्पेंड हो गया था। जैसे 21वां इंडिया रशिया समिट जिसमें दोनों देशों के प्रीमियर्स आपस में मिलते हैं, ये दिसंबर 2021 में हुआ था पिछला समिट। लेकिन फिर महामारी आ गई तो 2-3 सालों के लिए इसे सस्पेंड कर दिया, और मीनवाइल यूक्रेन में वार भी स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए सस्पेंड हो गया। अब 22वां समिट अब जाके ये ऑर्गेनाइज हो रहा है 2024 में। समझ गए? सिग्निफिकेंस देखो काफी ज्यादा है इस समिट की। आमतौर पे ना देखा यह गया है, शपथ लेने के बाद ना प्रधानमंत्री मोदी पहली बायलैटरल विजिट कहां पे करते हैं? किसी पड़ोसी देश में करते हैं। नेपाल में कर लिया, भूटान में कर लिया, यहां पे करते हैं। लेकिन इस बार वो पहली बायलैटरल विजिट पर रशिया में गए हैं। तो इससे पता लगता है रशिया की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए। ट्रेडिशन उन्होंने तोड़ा है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो 21वां समिट दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था ना, तो ना उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के साथ में ना एक बार मिले उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट में। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी जो काफी ज्यादा सुर्खियों में आई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था पुतिन के सामने, दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वार, ये वार का ईरा नहीं है। एक ही बार मुलाकात हुई उज्बेकिस्तान में, तब पीएम मोदी ने ये स्टेटमेंट दी थी। देखिए हुआ क्या है, जब से रशिया का यूक्रेन से वार हुआ है, इवन उससे भी पहले वेस्ट ने ना सैंक्शंस और ज्यादा मजबूत कर दिए हैं रशिया के ऊपर। रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश की है वेस्ट ने, और इस वजह से रशिया ने ना वेस्ट का एक और दुश्मन चाइना के साथ अपनी नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ा ली। अब इनकी दोस्ती बहुत मजबूत है, जो कि इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए क्योंकि देखो, रशिया की चाइना के साथ दोस्ती, और चाइना हमारा दुश्मन है। आज भी लद्दाख में एलएसी पर टेंशन्स हैं, दोनों देशों की फोर्सेस आमने सामने हैं कुछ पॉइंट्स पर, और उस देश की यानी हमारे दुश्मन की रशिया के साथ दोस्ती हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो ये विजिट है ना, इस बायलैटरल विजिट में बहुत सारे बायलैटरल इश्यूज डिस्कस होंगे। जैसे देखो, ट्रेड एंड एनर्जी में रिलेशनशिप, स्पेस कोऑपरेशन, गगनयान और डिफेंस सप्लाईज रशिया अब नहीं सप्लाई कर पा रहा है इंडिया को यूक्रेन वार के कारण। इन सब इश्यूज पे चर्चा होगी। बट इसके साथ साथ वेस्ट उम्मीद करेगा इंडिया से कि वो यूक्रेन इशू को रिजोल्व करवाने के लिए कुछ करें। तो प्रधानमंत्री मोदी जाहिर तौर पे पुतिन को बोलेंगे कि युद्ध खत्म करते हैं, क्योंकि इससे बहुत नुकसान हो रहा है। नुकसान देखो सिर्फ यूक्रेन या रशिया को नहीं हो रहा है, नुकसान पूरे वर्ल्ड को हो रहा है। वर्ल्ड को देखो ऐसे हो रहा है, रशिया और यूक्रेन ये दो देश हैं जो काफी ज्यादा वीट उगाते हैं। रशिया फ्यूल के मामले में काफी स्ट्रोंग है, लेकिन ना सैंक्शंस लगने की वजह से ना रशिया से वीट नहीं जा पा रहा है दूसरे देशों को। रशिया फ्यूल की सप्लाई नहीं कर पा रहा है कई सारे देशों को, क्योंकि उन देशों को डर है वेस्ट से कि हमने रशिया से फ्यूल परचेज किया तो वेस्ट हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा देगा। समझे? तो इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ना फ्यूल की और फूड की इनकी कमी हो गई है। अफ्रीकन कंट्रीज काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं फूड के दाम बढ़ने की वजह से, वीट इत्यादि के दाम बढ़ने की वजह से। इंडिया को नुकसान देखो डिफेंस डिलीवरीज के मामले में हुआ है, क्योंकि इंडिया ने ना बहुत सारे हथियार पास्ट में रशिया से लेके रखे हैं। अब देखो उनके स्पेयर पार्ट्स हैं, नए हथियारों के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है रशिया से। रशिया लेकिन खुद युद्ध लड़ रहा है, तो युद्ध के सिचुएशन में रशिया ना तो डिफेंस के स्पेयर पार्ट्स इंडिया को दे पाएगा, ना ही नए हथियार इंडिया को दे पाएगा, क्योंकि उसका पूरा फोकस है खुद से हथियार प्रोड्यूस करना, खुद से उनको यूज करना युद्ध में। तो ना इसीलिए इंडिया ने ना रशिया को बोला है कि आप नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हो, आप फिलहाल अपने लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, तो मेक इन इंडिया
यहां पे बनाते हैं, आप हमें सहयोग कीजिए, हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इसका देखो अच्छा परिणाम भी निकला है। रशियन असोल्ट राइफल्स और इवन ब्रह्मोस मिसाइल जो दोनों देशों ने मिलकर डेवलप की है, अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होने लगी है। रशिया की तरफ से देखो एक इशू ये है, रशिया बोलता है थोड़ी बहुत जो सप्लाई जा रही है, जैसे फ्यूल की सप्लाई जा रही है इंडिया को, अब रशिया बोलता है कि यार पैसा किस में दोगे? इंडिया बोलता है आप रूपी में पैसा ले लो। रशिया बोलता है रूपी में हम पैसा ले तो लें, लेकिन रूपी में पैसा हम खर्चा कहाँ करेंगे? आपका रूपी ज़्यादा देशों में चलता तो नहीं है। तो इसके लिए काफ़ी चीज़ों पे डिस्कशंस हुई, ट्राइलेटरल कोई मैकेनिज्म इस्टाब्लिश किया जाए कि जैसे इंडिया रशिया यूएई, इंडिया रशिया को रूपी में पैसा दे दे और बदले में उसी रूपी की सहायता से रशिया यूएई से कोई चीज़ परचेज कर ले। ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश हुई है, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट मैकेनिज्म बना नहीं है। रशिया की यह दिक्कत है कि पैसा कौन सी करेंसी में आप दोगे हमें। फिर देखो एक इशू ये भी निकल के आया पिछले कुछ दिनों में, इंडिया से कुछ सिटीजन्स रशिया में गए लड़ने के लिए, और कुछ लोगों ने बोला कि हमें फंसाया गया नौकरी के नाम पे और रशियन आर्मी में हमें काम करवाया गया। शुरुआत में बोला गया कि आपको लड़ना नहीं है, सिर्फ हेल्प करनी है रशियन आर्मी की, बाद में लेकिन हमें वार फ्रंट पे भेज दिया गया। ऐसे 1-2 सिटीजन्स की डेथ भी हो गई रशिया में रशियन आर्मी की तरफ से लड़ते हुए। तो इन इश्यूज पे डिस्कशन होगी। लेकिन देखो ये जो विजिट है ना रशिया की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट देखो इसलिए है क्योंकि एक तरफ ना नाटो को बने 75 साल पूरे हो चुके हैं। वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो यूएसएसआर के अगेंस्ट बनी थी, वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन जिसके एक्सपेंशन के चलते रशिया ने वार कर दिया यूक्रेन के अगेंस्ट, क्योंकि नाटो का मेंबर बनना चाहता था यूक्रेन। उसी नाटो का 75th एनिवर्सरी के मौके पे ना नाटो के मेंबर कंट्रीज मिल रहे हैं, कहां पे? यूएस में। तो एक तरफ नाटो की मीटिंग चल रही होगी यूएस में और दूसरी तरफ भारत और रशिया के बीच में बायलैटरल समिट ऑर्गेनाइज हो रहा होगा। तो ये एक सिग्नल है इंडिया का वेस्ट को कि हम आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है। हालांकि देखो इंडिया ने ना बैलेंस ऑलरेडी कर दिया था। रशिया की विजिट पे प्रधानमंत्री मोदी गए हैं, लेकिन उससे पहले शपथ लेने के बाद वो G7 के समिट में गए थे। G7 के समिट में वो गए थे, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज का एक ग्रुप है। वहां पे उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की थी। इवन वेस्ट के कहने पे स्विट्जरलैंड में पीस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत ने अपना डेलीगेशन भी भेजा था। तो ये सब चीजें क्या हैं? ये सब चीजें आप बोलोगे बैलेंस हैं। ये सब चीजें भारत ने की वेस्ट को खुश करने के लिए। अब वेस्ट को खुश कर दिया तो अब इंडिया रशिया के साथ बायलैटरल समिट कर रहा है ताकि दोनों को खुश किया जा सके। अभी तक देखो यूक्रेन और रशिया इशू पे ना भारत का जो स्टैंड है ना काफी न्यूट्रल ही रहा है। रशिया के साथ, रशिया का जो पेरेंट कंट्री था यूएसएसआर के साथ, हमने 1971 में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी और उस ट्रीटी ने एक मेजर रोल प्ले किया था पाकिस्तान से युद्ध जीतने में 1971 में। तो अब जब युद्ध हो रहा है ना यूक्रेन और रशिया के बीच में, इंडिया ने उस युद्ध को क्रिटिसाइज नहीं किया यूएन में, और इवन काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे जैसे ब्रिक्स में, G20 में, SCO में इंडिया रशिया के साथ एंगेज करता रहा। तो अब देखने वाली बात यह होगी प्रधानमंत्री मोदी की रशिया यात्रा कैसे भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी पे फोकस करवाता है और युद्ध को खत्म करवाने के लिए क्या प्रयास लेता है, कैसे रशिया को समझाता है। इस पर देखो सबकी निगाहें होंगी, इवन वेस्ट की भी निगाहें होंगी। क्या इंडिया कुछ स्टेप लेता है रशिया को समझाने के लिए, युद्ध खत्म करवाने के लिए, या फिर नहीं? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है। हाल ही में हाथरस का हादसा हुआ, स्टैम्पीड में भगदड़ में 120 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया में इतने सारे बाबा क्यों हैं? हम किसी एक धर्म की बात नहीं करेंगे, सभी धर्मों में हमारे देश में बाबाओं का नाम अलग अलग हो सकता है, उनका क्रेज क्यों है? इसके पीछे देखो बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आप इन बाबाओं को देखोगे ना तो मोस्टली ना आपको लोअर मिडिल क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के फॉलोअर्स इनके मिलेंगे, और ज़्यादातर फॉलोअर्स दलित और ओबीसी कम्युनिटी से होंगे, दलित ज़्यादा होंगे। क्योंकि ये बाबा लोग क्या करते हैं, ये सोशल इक्वलिटी का वादा करते हैं। मतलब इस प्रकार की बातें बोलेंगे कि सब बराबर हैं, कास्ट के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, और कास्ट रिस्ट्रिक्शन से फ्रीडम देते हैं।
इसके अलावा जो लोग इन बाबाओं को फॉलो करते हैं ना, तो फॉलोअर्स के बीच में ना आपस में कम्युनिटी बन जाती है। समझ गए? आपस में कम्युनिटी मिल जाती है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी मिल जाती है, उनको एक सर्कल मिल जाता है, नेटवर्क मिल जाता है, तो ये फायदा होता है। इसके अलावा जैसे धर्मों में ना, अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रोविजन है। जैसे हिंदुइज्म में है, जैसे भगवत गीता में लिखा हुआ है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, और पुनर्जन्म का भी स्कोप है। लेकिन ये जो बाबा लोग होते हैं ना, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं कि मैं आपके दुखों का निवारण कर दूंगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लोग ना जो दुख में होते हैं ना बहुत ज़्यादा, वो इनके पास जाता है और ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और कई बार मेडिकल चमत्कार का भी क्लेम करते हैं कि हम ठीक कर देंगे। बाबा ने हाथ फेरा, वो ठीक हो गया सामने वाला। समझ गए? तो इस प्रकार से मेडिकल मिरेकल का क्लेम भी कई सारे बाबा करते हैं। तो अलग अलग जो ये बाबा लोग होते हैं ना, अलग अलग बाबा अलग अलग टाइप के दावे करते हैं, और इस वजह से इनका जो क्रेज है ना आजकल सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सोशल मीडिया की वजह से इन बाबाओं के ना वीडियो वायरल होते हैं, शॉर्ट्स वायरल होते हैं, पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी मिलता है, और काफ़ी बार ये बाबा लोग फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ भी करवाते हैं। जैसे स्कूल खुलवा दिया, कॉलेज खुलवा दिया, दिखाने के लिए कि देखो हमने स्कूल खुलवाया है, कॉलेज खुलवाया है, हम अच्छे काम कर रहे हैं, नशा मुक्ति कर रहे हैं। तो ये सारे काम ये बाबा लोग करते हैं दिखाने के लिए, पब्लिक की सिंपैथी हासिल करने के लिए। लेकिन ना ज़्यादातर सभी बाबाओं को देखो एक पैमाने में हम नहीं नाप सकते, लेकिन ज़्यादातर जो बाबा लोग होते हैं ना बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं। डेरों पे ना संपत्ति इनकी बाबा लोगों की बहुत ज़्यादा हो गई होती है, और कई बार जब ये बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, सेफ्टी इश्यूज आ जाते हैं, वल्नरेबल जो पीपल हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। वो एक्सप्लॉइटेशन देखो किसी भी सेंस में हो सकता है, पैसों के सेंस में हो सकता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। इन बाबा लोगों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती, और ये अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं बहुत बार। तो वे फॉरवर्ड में देखो ये होना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया जाए, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी में भी प्रोविजन है। रैशनल थिंकिंग शुरू से ही स्कूल से डेवलप की जाए कि आप क्वेश्चन रेज करो, जो एक मैंने कोट भी आपको बताया था, रेज द क्वेश्चंस, आस्क द क्वेश्चंस। कैसे आप ठीक करोगे? मेडिकल आप मिरेकल का दावा कर रहे हो, कैसे आप करोगे? हाथ लगाने से कोई ठीक नहीं हो जाएगा, केला का प्रसाद देने से कोई ठीक नहीं हो जाएगा। समझ गए? और सबसे लास्ट में जो बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होती है ना, उनको रेगुलेट करने के लिए तो सरकार स्ट्रिक्ट प्रोविजंस करें। तो ये पूरा छोटा सा आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल द हिंदू का, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से संबंधित है, ANRF। अपने सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो बेसिक्स की बात कीजिए। इंडिया में ना रिसर्च के लिए सरकार बहुत कम पैसा खर्च करती है। सरकार अपनी GDP का ना ऑलमोस्ट 0.7% के आसपास रिसर्च पे खर्च करती है, जबकि दूसरे जो डेवलप कंट्रीज है ना वो 2 से लेकर 3% तक, मतलब समझ गए, 2 से लेकर 3% ऑफ GDP तक वो रिसर्च पे खर्च करते हैं। लेकिन ना सरकार ने ना 2023 में ना एक बिल पास कर दिया। बिल का नाम था ANRF बिल। ये देखिए, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल। बिल को पास करने का देखो मुख्य मकसद ये था, सबसे पहले रिसर्च फंडिंग को इंक्रीज करना, दूसरे नंबर पे इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन को प्रमोट करना। यूनिवर्सिटीज़ और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज दोनों के बीच में ज़्यादा कोलैबोरेशन होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च सेल्स होते हैं ना उनको डेवलप करना। तो ये मेन मकसद था इस बिल को पास करने का, ANRF। अभी देखो इस बिल को जब पास किया गया ना तो ये बोला गया ये जो फाउंडेशन होगी ना, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसका इनिशियल कॉर्पस होगा 50,000 करोड़ का। समझ गए ना आसान भाषा में? ये जो बिल पास किया ना 2023 में, इसमें एक फाउंडेशन बनाने का निर्णय लिया गया था, ANRF, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का कॉर्पस डिसाइड किया गया था होगा 50,000 करोड़ का। 50,000 में से 10,000 करोड़ देगी सेंट्रल गवर्नमेंट आने वाले 5 सालों में, और बाकी 40,000 करोड़ कहाँ से आएगा? ये दिया जाएगा, देखो जो फिलंथ्रोपिस्ट हैं जैसे रतन टाटा हैं, ये लोग जो पैसा देते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर से आएगा, इंटरनेशनल सोर्सेज से आएगा।
रिसेंटली देखो सरकार ने ये अनाउंस किया, ये जो फाउंडेशन है ना, इसको चलाने के लिए एक तो 15 मेंबर्स का गवर्निंग बोर्ड होगा। ये देखो 15 मेंबर्स का गवर्निंग बोर्ड होगा, 16 मेंबर्स की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जो डे टू डे ऑपरेशन चलाएगा, डे टू डे ऑपरेशन संबंधित फैसले लेगी। और ये गवर्निंग बोर्ड जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होंगे, ये बड़े फैसले लिए जाएंगे इस बोर्ड के द्वारा। और एक सीईओ भी होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब देखो इसी से दिक्कत है राइटर को। राइटर कहते हैं ये जो गवर्निंग बोर्ड और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रोविजन किया गया है ना, इसमें रिप्रेजेंटेशन बैलेंस्ड नहीं है। रिप्रेजेंटेशन कैसे बैलेंस्ड नहीं है? राइटर कहते हैं देखो 95% जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, बट स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नहीं है बोर्ड्स में। समझ गए? 95% स्टूडेंट्स स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में हमारे देश में रिसर्च सेल्स को डेवलप करना है, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन बोर्ड्स में। और ज़्यादातर जो सीट्स हैं ना, वो सेक्रेटरीज़ ने ले ली हैं। सेक्रेटरीज जैसे दो अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज ने गवर्निंग बोर्ड और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सीट्स पर कब्जा कर लिया है। सरकार कहती है बहुत सारा पैसा ना इंडस्ट्रीज की तरफ से आएगा, इंडस्ट्री की तरफ से रिप्रेजेंटेशन नाम मात्र का है। आमतौर पे देखो रिसर्च प्रमोट होने में ना दिक्कत आती है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की। ब्यूरोक्रेट्स की भरमार हो गई है इन बॉडीज में, तो रिसर्च संबंधित फैसले लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर राइटर ना कुछ कुछ सजेशंस देते हैं, मतलब वो ये पॉइंट देते हैं, कमियां निकालते हैं इसमें, बोलते हैं वुमन भी नहीं है और ये सारी कमियां हैं। ये सारी कमियां एग्जाम्पल्स आप एक ही पॉइंट में लिख सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन बैलेंस्ड नहीं है। समझ गए? रिप्रेजेंटेशन बैलेंस्ड नहीं है। लेकिन जो वो रिकमेंडेशंस देते हैं ना, वो कुछ इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं कि देखो ANRF जो है ना, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इनको ना अनुमति देनी चाहिए कि ना इनको जो खर्चा करना है वो सामान वगैरह ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ना परचेज करें, क्योंकि ना कई बार गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे ना इक्विपमेंट्स ऑफर नहीं होते। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक वेबसाइट है जहाँ पे सरकारी डिपार्टमेंट को कोई भी चीज़ परचेज करनी हो ना, तो वहाँ पे वो टेंडर डाल सकते हैं और जो भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो उस सामान को सप्लाई कर देते हैं इतने रेट पे। लेकिन राइटर बोलते हैं कई बार ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वाली वेबसाइट पे ना अच्छे से कॉन्ट्रैक्टर आते नहीं हैं, कुछ इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इस अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को ई मार्केट प्लेस से अलग कर दो। इसके अलावा नेक्स्ट सजेशन वो ये देते हैं, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को ना जनरल फाइनेंशियल रूल्स से भी अलग कर दो, क्योंकि ना जो ये जनरल फाइनेंस रूल्स होते हैं ना, अगर इसके प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाए ना तो कई बार बहुत समय लग जाता है फंडिंग मिलने में, इस वजह से रिसर्च स्लो हो जाती है। तो जनरल फाइनेंशियल रूल्स में जो प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं ना, वो प्रोसीजर ना फॉलो किए जाएं ANRF में, इससे उनको अलग कर दिया जाए। नेक्स्ट सजेशन राइटर देते हैं, जो पीयर टू पीयर रिव्यू होते हैं ना, एक साइंटिस्ट दूसरे का पेपर रिव्यू करता है, उस पर ना पीयर्स को पैसे दिए जाएं, कुछ इंसेंटिव दिया जाए ताकि पीयर टू पीयर रिव्यू की क्वालिटी को और ज़्यादा बढ़िया किया जा सके। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो ये जो बाबा वाला आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया, इस पे आधारित है, फेनोमेनन ऑफ सेल्फ स्टाइल्ड गुडमैन। फिर दूसरा आर्टिकल फिस्कल फेडरलिज्म से संबंधित है। दोनों आर्टिकल्स को 250 वर्ड्स में आप अटेम्प्ट कीजिए। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।